नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सामने देख पा रहे हैं, केवीएस 2022-23 के लिए हम लोग आज पेडागॉजी पर डिस्कस करेंगे, जो कि पीआरटी के मतलब कि प्राइमरी लेवल टीचर के ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस श्रृंखला में होंगे। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों इसमें 2013, 2015, 2017, 2018 के पूरे पेपर होंगे। दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो को देखिए। इसमें से तो जितने रिपीट क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे वह इसी वीडियो से मिलेंगे। और दोस्तों आप लोगों को एक तरीका भी पता चलेगा कि पेडागॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन केवीएस में बनते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, केवीएस पीआरटी में 60 नंबर का पेडागॉजी है दोस्तों, मतलब कि 180 नंबर में 60 नंबर का यह एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। किसी भी पेपर में एक सब्जेक्ट का 60 नंबर होना अपने आप में मायने रखता है दोस्तों। तो इसके एक एक क्वेश्चन को देखिए और उसका उत्तर भी देखिए, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि वो किस प्रकार बने हैं और कहां से बने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की। दोस्तों बिना रुके इस श्रृंखला को हम लोग पूरा करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले हम लोग महादेव जी का नाम ले लेते हैं। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख दीजिए हर हर महादेव, क्योंकि इस यात्रा को महादेव जी सफल बनाए, क्योंकि यह एक बहुत लंबी यात्रा होने वाली है, बहुत लंबी। और इस मामले में लंबी क्योंकि यह रेस 60 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, तो आइए महादेव जी का नाम लेते हैं। हर हर महादेव। आगे शुरुआत करते हैं। देखिए इनके नीचे क्या लिखा है, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी। वाह वाह। हाथ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। वाह क्या बात है। महादेव जी को हम लोग नमन करते हैं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आगे स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। एक शिक्षक अपने शिक्षण में श्रव्य, दृश्य, साधन और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वे अब क्या चाहता है शिक्षक, शिक्षार्थियों को व्यापवर्तन प्रदान करते हैं, शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। कोई भी शिक्षक अपने अधिगम में श्रव्य, दृश्य, साधन का प्रयोग क्यों करता है, तो हम लोग जानते हैं अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है। अब देखिए विकास की बात कर रहा है। हम लोग विकास के बारे में यह जानते हैं कि विकास एक बार हो गया तो पुनः लौटा नहीं जाता है दोस्तों। यानी क्या कि अगर मान लीजिए कि हम लोग 20 वर्ष के हो गए, आज कहे कि हम लोग 1 वर्ष पर चले जाए तो ये संभव नहीं है। तो विकास की अवस्था के बारे में विकास किस अवस्था से आरंभ होती है। प्रारंभिक बचपन की अवस्था, जन्मपूर्व अवस्था, शैशवा अवस्था और मध्य बचपन की अवस्था। तो हम लोग का सबसे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास जन्मपूर्व अवस्था से शुरू हो जाती है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, बीज के अंकुरण की अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि है। क्या विधि है, विस्तृत विवरण प्रदान करना, बीज वृद्धि के चित्र दिखाना, छात्रों के बीज बोवाना और अंकुरण का निरीक्षण करवाना, बोर्ड पर चित्र बनाना और विवरण देना। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर बीज के अंकुरण की अवधारणा बच्चों में विकसित करना है तो सबसे अच्छा क्या है,
छात्रों से बीज बोवाना मतलब कि उन्हें बोने के लिए कहना और अंकुरण का निरीक्षण करवाना। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों इससे एक भी क्वेश्चन मतलब कि आप लोगों को बाद में छूटेगा नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि जितने पेडागॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे, वो भी एक जगह पर दोस्तों। और दोस्तों बस आप लोग इतना काम करिए, अभी चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों शेयर अभी मत करिएगा। शेयर कब करना है? जब खुद पूरा वीडियो देख लेना है उसके बाद शेयर करना है, क्योंकि बीच में रुक कर दोस्तों शेयर करना उचित नहीं है। फिर देखिए क्या दिया है, प्रतिभाशाली छात्र कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है अपने निर्णय में स्वतंत्र, स्वभाव में अंतर्मुखी, शिक्षकों से स्वतंत्र, उनकी जरूरतों के गैर निश्चय पूर्वक। तो देखिए जो भी प्रतिभाशाली छात्र होगा तो वह अपने निर्णय में क्या होगा, वह अपने निर्णय में स्वतंत्र होगा। यदि दोस्तों वह निर्णय में स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह प्रतिभाशाली है, वह समझकर अपना सारा निर्णय अपने अनुसार लेता है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, दिया है क्या, कुछ सीखने की प्रक्रिया और जो कुछ सीखा है उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को निम्न के रूप में जाना जाता है। अब देखिए मतलब कि कुछ पहले से सीखे हैं उसके प्रयोग से कुछ और सीखते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? सहयोग कहा जाएगा, आत्मसातकरण कहा जाएगा, द्वंद्व कहा जाएगा, रटना कहा जाएगा। तो देखिए रटना और द्वंद्व तो होगा नहीं, तो वो क्या कहा जाएगा? वो होता है क्या, उसे आत्मसातकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आत्मसातकरण कहा जाता है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है क्या, 140 और उससे ऊपर की बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को निम्न के रूप में जाना जाता है। अब कह रहा है कि जिसका बुद्धि लब्धि 140 के ऊपर है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली, बेहतर, बहुत बुद्धिमान, इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों प्रतिभाशाली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा क्या? प्रतिभाशाली। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गतिविधि तकनीकी है, मतलब कि गतिविधि तकनीक है। क्या है? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, कक्षा केंद्रित, विषय केंद्रित। तो देखिए कोई भी अगर एक्टिव गति है यानी कि एक्टिव है तो क्या होता है? वो कभी भी विषय केंद्रित नहीं होता है, कक्षा केंद्रित नहीं होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि वह छात्र केंद्रित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक और बात बताता हूं, इसका पीडीएफ प्राप्त करना आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, या तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और मैसेज कर दीजिए। जैसे व्हाट्सएप पर ज्वाइन होते हैं तो एडमिन को मैसेज कर दीजिए कि मेरे को केबीएस प्रीवियस ईयर पेडागॉजी का पीडीएफ चाहिए सर, तो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। दोस्तों बस आप लोगों का सहयोग क्या है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर दोस्तों अभी नहीं, शेयर बाद में। एक अच्छा शिक्षक वह है जो, अब देखिए एक अच्छा शिक्षक वह है जो क्या करता है? कठोर अनुशासन बनाए रखता है, छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने का तरीका सिखाता है, दिलचस्प तरीके से सिखाता है ताकि बच्चे अधिगम का आनंद ले सके, कभी अवकाश नहीं देता। देखिए कभी अवकाश नहीं देता ये भी ऑप्शन गलत है, कठोर अनुशासन तो बिल्कुल गलत शब्द है, छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने का तरीका सिखाता है ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंक के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि क्या करता है एक अच्छा अध्यापक दिलचस्प तरीके से सिखाता है ताकि बच्चे अधिगम का आनंद ले। अगर कोई भी बच्चा, आप टीचर हो गए, आपके अधिगम का आनंद लेने लगता है तो आप समझिएगा क्या कि आपकी शिक्षण विधि सफल हो गई। दोस्तों क्या हो गई? सफल हो गई। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रोत्साहित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? अब क्या महत्वपूर्ण है?
विस्तृत और अच्छी पाठ्य पुस्तकें, चिंताग्रस्त अभिभावक, स्कूल का व्यस्त कार्यक्रम, अधिगम वातावरण को प्रेरित करना। अब देखिए सबसे अच्छा क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रोत्साहित करने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या, जब देखिए विस्तृत पाठ्य पुस्तक से कोई ज्यादा पाठ्य पुस्तक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यशपाल कमेटी जो 1992 में आई थी, बिना बोझ अधिगम, ठीक है, तो वह ज्यादा कॉपी किताब। फिर चिंताग्रस्त, न अभिभावक चाहिए, न शिक्षक चाहिए, न स्टूडेंट चाहिए। स्कूल का व्यस्त कार्यक्रम भी नहीं चाहिए। तो हम लोग को क्या चाहिए? अधिगम का वातावरण को प्रेरित करना, यानी कि जो अधिगम का वातावरण है वह जितना अच्छा होगा वहां पर अधिगम को प्रोत्साहन उतना ही मिलेगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को टोटल प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, मतलब एक भी इसमें छूटने वाला नहीं है दोस्तों। बस आप लोग को एक क्या करना है, बस एक वादा करना है कि शुरू में हम लोग हर हर महादेव लिखे हैं, तो जब तक खत्म करेंगे नहीं, और खत्म करेंगे फिर हर हर महादेव बोलकर तब विराम लेंगे दोस्तों, क्योंकि एक बार में हम लोग इसको कवर करेंगे। स्कूल में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण आप निम्न में से किसे मानते हैं? छात्र संघ का प्रभाव, प्रभावी मार्गदर्शन का अभाव, राजनैतिक परिणाम, माता पिता अभिभावकों का हस्तक्षेप। देखिए स्कूल में जो अनुशासनहीनता है उसके लिए माता पिता जिम्मेदार नहीं है, राजनैतिक परिणाम भी नहीं है, बल्कि आगे क्या दिया है? प्रभावी मार्गदर्शन का अभाव। तो हम यह मानेंगे कि जो उन लोग का मार्गदर्शन दिया जा रहा है वह क्या नहीं है, तो वह प्रभावी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, प्रौढ़ शिक्षा किसके नियंत्रण में होनी चाहिए? पहला कह रहा है सरकार, शिक्षित व्यक्तियों, फिर कह रहा है गैर सरकारी संगठनों, फिर कह रहा है ये सभी। तो प्रौढ़ शिक्षा किसके नियंत्रण में होना चाहिए? तो प्रौढ़ शिक्षा, देखिए प्रौढ़ शिक्षा सरकार के भी चाहिए, शिक्षित व्यक्तियों के भी नेतृत्व में चाहिए, गैर सरकारी संगठनों के नेतृत्व में भी चाहिए, यानी क्या ये सभी। क्यों? कि देखिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकार भी व्यवस्था कर सकती है, फिर शिक्षित व्यक्ति भी हेल्प कर सकते हैं, और गैर सरकारी संगठन भी, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए एक शिक्षक करेगा। अब वो क्या करेगा? तो देखिए कह रहा है उन्हें दयालु व्यक्तियों का व्यवहार दिखाएगा, उन्हें इसका महत्व बताएगा, विद्यालय में संवेदना से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था करेगा, इस संबंध में विभिन्न उदाहरण देगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा? क्या छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? विद्यालय में संवेदना से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था करेगा। अब देखिए गतिविधियां इस ऑप्शन को मजबूत बनाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छात्र एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो छात्र सक्रिय हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में छात्र सक्रिय हो जाए तो वह ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता है। आइए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्या, छात्र आमतौर पर उन शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो, अब देखिए छात्र किसकी प्रशंसा करता है? छात्रों को अच्छे अंकों के साथ पास करें, अपने छात्रों को डराता नहीं है, छात्रों की आवश्यकताओं को समझता है, सभी छात्रों के साथ मित्रवत है। देखिए ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कोई लेन देन नहीं है। डरवाता है, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन छात्रों की आवश्यकताओं को समझता है, ये भी ऑप्शन ठीक है, और सभी छात्रों के साथ मित्रवत है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर सभी लिख कर ना यह समावेशी को जोड़ दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? सभी छात्रों के साथ मित्रवत है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है क्या,
विद्यार्थी अधिक सीखते हैं। अब आप बताइए कि विद्यार्थी कब अधिक सीखते हैं? करके, देखकर, अवलोकन करके, पढ़कर, सुनकर। तो विद्यार्थी सबसे ज्यादा कब सीखते हैं? विद्यार्थी जब, देखिए मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि जब विद्यार्थी एक्टिव रहेगा वो ऑप्शन कभी भी गलती नहीं होगा। तो करके यानी कि इसमें विद्यार्थी क्या है? तो इसमें विद्यार्थी एक्टिव है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करें। आगे देखिए क्या दिया है, किसी गतिविधि के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं? कह रहा है गतिविधि रचनात्मक होती है, गतिविधि आनंददायक होती है, गतिविधि में शारीरिक कार्य सम्मिलित होते हैं, गतिविधि छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं की जाती है। देखिए दोस्तों, मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं क्या, कि जहां पर छात्र एक्टिव होगा वो ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें किसी गतिविधि के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखता है? तो देखिए हम लोग का चौथा ऑप्शन क्या दिया है? चौथा ऑप्शन दिया है क्या, कि गतिविधि छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं की जाती है, इसलिए आराम से सीखता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का बेहतर उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करें। आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ बनाने का क्या प्रभाव है? अब बताइए क्या प्रभाव है? अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। अब देखिए छात्र संघ से क्या प्रभाव है? छात्रों का समय बर्बाद करता है, छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करता है, शिक्षकों का कार्यभार बढ़ता है। देखिए तो कभी भी स्कूल में छात्र संघ बनाने का मतलब क्या होता है? अनुशासनहीनता का बढ़ावा देना। यह ऑप्शन मतलब कि सही नहीं है। छात्रों का समय बर्बाद होता है, यह भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? छात्र में नेतृत्व की गुण, मतलब कि छात्र एक लीडर की भूमिका निभाता है, उसको चीजों को अपने अंदर हैंडल करने की क्षमता आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का इसका सही उत्तर होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों फिर आगे क्या दिया है? आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिसके कारण छात्र स्कूल से भाग जाते हैं? अब किसके कारण छात्र भागते हैं? शिक्षण विधियों में रुचि की कमी, छात्रों के प्रति शिक्षकों का कठोर रवैया, छात्रों द्वारा अध्ययन में रुचि का अभाव, उसके बाद छात्रों के घरों से स्कूल की दूरी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण है जिसके कारण छात्र स्कूल से भागते हैं? तो देखिए अब कोई भी स्कूल से छात्र भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपकी शिक्षण विधि कमजोर है, छात्र पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है। कब रुचि नहीं लेगा? जब उसे आपकी शिक्षण विधि कमजोर होगी तब छात्र रुचि नहीं लेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्या? छात्रों द्वारा अध्ययन में रुचि का अभाव। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है। आगे क्या कर रहा है? व्यक्तिगत अध्ययन शिक्षा के लिए फिर भरना है को वांछनीय माना जाता है। किसे माना जाता है? सभी विद्यार्थियों, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, दोनों बी और सी। तो देखिए किसके लिए? व्यक्तिगत अध्ययन शिक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को वांछनीय माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सामग्री को वन्य जीव पर पाठ पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? अब देखिए इसमें से कौन सी शिक्षण पद्धति है, ठीक है, जिससे वन्य जीव के बारे में पढ़ाना है तो सबसे सही माना जाएगा। मॉडल दिया है, यात्रा दिया है, फिल्म शो दिया है, स्टाइल शो दिया है, सॉरी स्लाइड शो दिया है। तो क्या होता है? मॉडल के द्वारा किसी भी मतलब कि वन्य जीव या भ्रमण संबंधी जो भी चीज पढ़ाना होता है, जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है तो वह सबसे सही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। छात्रों का अधिगम स्पष्ट रूप से कब बढ़ता है? अब देखिए कह रहा है क्या? छात्रों का अधिगम कब बढ़ेगा? आप बताइए छात्र कब अधिक सीखेंगे? जब छात्र केंद्रित और सक्रिय हो जाता है, जब शिक्षक सक्रिय हो जाता है, जब संस्था का प्रमुख सतर्क और प्रभावी हो जाता है,
जब माता पिता सक्रिय और सहयोगी हो जाते हैं। देखिए, माता पिता सक्रिय है तो सही बात है, लेकिन अधिगम अच्छा नहीं होगा। जब संस्था सक्रिय होगा तभी भी नहीं होगा। तो कब होगा? जब शिक्षक सक्रिय रहेगा तभी भी नहीं। आप क्या करेंगे, तो हम जो भी टीचर बनना है तो उन लोग का कार्य क्या है? उन लोग का कार्य है कि आप स्टूडेंट यानी छात्र को क्या करिए, तो छात्र को सक्रिय बनाइए। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, सामान्यतः अधिगम की आवश्यकता किसमें दिखाई देती है? पहला कह रहा है सभी छात्र, दूसरा कह रहा है बालिका छात्र, तीसरा कह रहा है गरीब छात्र, चौथा कह रहा है अक्षम छात्र। तो बताइए अधिगम, अच्छा मान लीजिए कोई भी बालक आपके पास आ रहा है, जो भी स्कूल आ रहा है, तो अधिगम की आवश्यकता किसको है? तो आप कहेंगे सभी छात्र को है। इसमें क्या कि गरीब को है, बालिका को, यानी अधिगम की आवश्यकता सबको है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी सभी छात्र। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, एक प्रारंभिक शिक्षक को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, एक प्रारंभिक शिक्षक को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब क्या, जैसे कोई स्टार्टिंग करने वाला, जैसे मान लीजिए आप टीचर बन गए, बन ही जाएंगे, उसके बाद पहले आपको क्या प्राथमिकता देना चाहिए? माता पिता के साथ बातचीत करने के लिए, सभी शिक्षकों को समझने के लिए, समुदाय को समझने के लिए, बालकों को समझने के लिए। तो देखिए अब आप टीचर बन गए हैं तो माता पिता से बातचीत करना सही है, लेकिन प्राथमिकता ये नहीं है। ठीक, उसके बाद बात करें सभी शिक्षकों को समझना, ये भी सही है, लेकिन प्राथमिकता नहीं हो सकती। समुदाय को भी समझना प्राथमिकता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमको भेजा गया बच्चों को समझने के लिए। तो हम किसको समझेंगे? पहले हम लोग बच्चों को समझेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, क्या अच्छे शिक्षक को प्रशंसित करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त माना जाता है? अब देखिए कोई अच्छा शिक्षक है, उसे आप मान लीजिए कि मतलब कि प्रशंसा करना चाहते हैं, ठीक, तो सबसे अच्छा क्या है? उसकी वित्तीय स्थिति, समाज में प्रसिद्धि, ज्ञान और सम्मान, अधिकार और शक्ति। तो क्या है, आप उसे सम्मान दे देंगे, वही उसके लिए सबसे ज्यादा है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, केवीएस पीआरटी रिजल्ट विद आकाश में आपका स्वागत है। क्या कह रहा है, शिक्षा आपके जीवन के उद्देश्य का निर्धारण करती है कि आप अपने जीवन में कितना सफल होंगे। क्या कोटेशन है दोस्तों, कह रहा है क्या, शिक्षा आपके जीवन के उद्देश्य का निर्धारण करती है कि आप अपने जीवन में कितना सफल होंगे। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, यदि बच्चे के माता पिता यह शिकायत करते हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं रहता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब देखिए कोई मान लीजिए कि गार्जियन है आपके पास आता है, कोई पेरेंट्स है आपके पास आते हैं, आप बोलते हैं क्या कि बच्चा गृह कार्य के प्रति चिंतित नहीं रहता है और झूठ बोल देता है, तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा के सामने उजागर करेंगे और उसे अपमानित करेंगे। देखिए अपमानित कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो छात्र रहेगा वो अपने आप को हीन समझने लगेगा। फिर आगे बात करें, बच्चों के प्रति अधिक सतर्क रहें और उन्हें परामर्श देते रहें। अधिक परेशान ना होना, क्योंकि माता पिता पहले ही मुद्दे के बारे में जानते हैं, ये बिल्कुल गलत बात। बच्चे को दंड देंगे, दंड तो हम दे ही नहीं सकते, यानी हम उसे क्या करेंगे, उसे परामर्श देंगे और सतर्क रहेंगे उसके प्रति और उसको परामर्श देंगे। सतर्क रहने के मतलब क्या, कि उसके अब गृह कार्य पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र, अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। देखिए कभी भी बालक गलत करे तो आप उसके माता पिता पर मत जाइए, यानी ये ऑप्शन गलत है। प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट करेंगे, ये भी गलत है। उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद करेंगे। उसे सुधारने के लिए कठोर दंड देंगे, दंड तो आप दे ही नहीं सकते हैं। और प्रधानाध्यापक के पास जाएंगे, फिर आपको किस लिए रखा गया है?
माता पिता के पास भी नहीं जाएंगे। तो देखिए, जब अच्छा स्टूडेंट है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित है, यानी उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है। आगे दिया है क्या, एक शिक्षक के रूप में आप किस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे। कह रहा है क्या, लोकतांत्रिक करेंगे, स्वेच्छाचारी करेंगे, वाद विवाद करेंगे, स्थिति के अनुमानित रूप में करेंगे। तो देखिए, शिक्षक है तो आप लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार करेंगे। किस रूप से आप करेंगे, तो आप लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार करेंगे। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक शिक्षक छात्रों के बीच प्रिय बन जाता है। एक शिक्षक छात्रों के बीच प्रिय बन जाता है, कब बन जाता है, उसके गृह कार्य को पूरा करने में उसकी मदद करके, उन्हें कहानियां और चुटकुले सुनाकर, उनका पाठ्यक्रम जल्दी से पूरा करवाकर, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके। तो देखिए, पाठ्यक्रम जल्दी भी पूरा कराएगा तो वह बच्चों के लिए प्रिय नहीं बनेगा, उनके गृह कार्य को पूरा कराने में मदद करेगा तभी भी नहीं बनेगा। फिर क्या करे, चुटकुला सुनाएगा तभी भी नहीं बनेगा। बच्चे तो खुश रहेंगे, लेकिन ये गलत बात है। तो क्या, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है, जब कुछ छात्र कक्षा के अनुशासन को अक्सर तोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। अब आप बताइए, अब क्या करेंगे। कह रहा है क्या, उन्हें डराने के लिए कुछ छात्रों को निष्कासित करेंगे, प्रधानाध्यापक को दृढ़ता से रिपोर्ट करें, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। उसके बाद उन छात्रों को कड़ा दंड देंगे। देखिए, दंड तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अब क्या कह रहा है, छात्र अनुशासन को तोड़ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, छात्र कक्षा के अनुशासन को अक्सर तोड़ते हैं, तो उन्हें डराने के लिए छात्र को निष्कासित भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रधान अध्यापक को दृढ़ता से रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। यानी क्या, कि वो किस वजह से अनुशासन तोड़ता है, इस बात को समझेंगे, इस मुद्दे को समझेंगे और इस मुद्दे को मतलब गंभीरता से लेकर उन बच्चों को इसके निवारण के मार्ग को आप दिखाएंगे। ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, अपने छात्रों को स्कूल के गेट से घटिया खाद्य पदार्थ को खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, स्कूल के गेट से फेरी वालों को हटा देंगे, छात्र को बाहर जाने से मना करेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, सभा में घोषणा करेंगे कि छात्रों को ऐसे खाद्य पदार्थ को खाने से बचना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि जहां पर आप टीचर हैं उसके बाहर गंदे गंदे फूड बिक रहे हैं, सब मतलब डस्ट वाले, उस पर मक्खियाँ मतलब कि लग रही है, तो उसे आप कैसे मना करेंगे। स्कूल गेट को फेरी वालों को हटा देंगे, ये भी गलत बात है। क्यों, क्योंकि उनकी दैनिक जीविका केवल बच्चों पर आधारित नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, छात्रों को बाहर जाने से मना भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप छात्रों को क्या कर रहे हैं, छात्रों को आप रोक रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सभा में इसकी चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, सभा में घोषणा करेंगे कि छात्रों को ऐसे खाद्य पदार्थ को खाने से बचना चाहिए। आइए फिर देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। एक अच्छे शिक्षक को अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, कब होती है, आसपास के लोगों के साथ लोकप्रियता, फिर कह रहे ऊंची हैसियत, वित्तीय लाभ, फिर कह रहे सम्मान और प्रतिष्ठा। अब बताइए, शिक्षक को कब अत्यधिक संतुष्टि मिलेगी, जब वह क्या करेगा, जब वह वित्तीय लाभ प्राप्त करेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है दोस्तों, कह रहा है क्या, कक्षा मॉनिटर का चयन करने के लिए क्या मानदंड होना चाहिए। अब आप बताइए कि किसी भी कक्षा में मॉनिटर क्यों चुना जाता है, शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, शारीरिक बनावट के लिए, छात्रों की प्रशंसा के लिए, शिक्षक की पसंद की। अब देखिए,
मॉनिटर किसको चुना जाता है कि जब टीचर न रहे क्लास में तो वह क्लास को कंट्रोल करे, यानी बच्चे को कुछ सिखाए। तो जिसका शैक्षिक प्रदर्शन अच्छा होगा, यानी जो बालक पढ़ने में अच्छा होगा, उसको ही मॉनिटर बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, अभिप्रेरणा को आमतौर पर किसके फलस्वरूप होनी चाहिए? अब देखिए, अभिप्रेरणा क्या होना चाहिए? पारितोषिक होनी चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए, परिणाम का ज्ञान होना चाहिए, दंड होना चाहिए। तो बताइए अभिप्रेरणा क्या होना चाहिए? तो अभिप्रेरणा हमेशा पारितोषिक होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए अभिप्रेरणा में जो मतलब कि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो सबसे बेस्ट होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्यों दोस्तों? देखिए, यदि आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं कि यह इस वीडियो को पूरा देखेंगे ही, सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे ही और ये समझेंगे ही कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप यह पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। और बाह्य अभिप्रेरणा है, जैसे इनाम देना, पुरस्कार देना, तो यह क्षणिक होता है दोस्तों। मैं बोल दिया कि बच्चा यह काम करिए, आपको पेन देंगे, एक तो गलत है, और दूसरा क्या, वह पेन के उद्देश्य से करेगा फिर स्थिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है क्या? संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता, तो ये सभी। तो विकास को सब ये सभी देते हैं, यानी सीखने की गुणवत्ता भी, पोषण की गुणवत्ता भी और सांस्कृतिक भी। यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? अब देखिए क्या कहा जाता है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? परिपक्वन, उत्सुकता, अनुआंशिकता, गतिशीलता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? परिपक्वन कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखें, आगे कह रहे हैं भाषा विज्ञान क्या होता है? तो देखिए भाषा विज्ञान क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है भाषा का मूल, ऑप्शन 2 दिया है भाषाओं के बीच संबंध, ऑप्शन 3 दिया है भाषा कैसे समय के साथ परिवर्तित होती है, इनमें से सभी। तो देखिए भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम इन सभी चीजों को पढ़ते हैं, भाषाओं का मूल भी जानते हैं, भाषाओं के बीच संबंध को भी जानते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या जानते हैं, भाषाएं कैसे समय के साथ परिवर्तित होती है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। फिर आगे क्या कर रहा है, बच्चे अवधारणाओं को सीखकर उनके साथ उपनाम कैसे संलग्न करते हैं? अब देखिए कैसे बच्चे करते हैं, तो कह रहा है भौतिक दुनिया के साथ सीधे संपर्क से, सामाजिक स्थितियों से जहां भाषा सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती है, सामाजिक परिस्थितियां से जहां भाषा का एक निश्चित भूमिका निभाती है, उपरोक्त सभी। तो देखिए जब भी बच्चे अवधारणाओं को सीखकर उनके साथ उपनाम कैसे संलग्न करते हैं, तो भौतिक दुनिया के साथ सीधे संपर्क साध कर। यानी क्या कि देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, कहना यह चाह रहा है कि बच्चे भाषा को सीखकर कैसे उपनाम करते हैं, मतलब कैसे संलग्न करते हैं, तो डायरेक्ट वो प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करके उसका संलग्न करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करें, मनोविज्ञान आमतौर पर मानव की संबंधित है। क्या कह रहा है? भावनाएं, फिर कह रहा है विचार, फिर कह रहा है व्यवहार, फिर कह रहा है ये सभी। तो देखिए मनोविज्ञान आमतौर पर मानव की क्या है, भावनाएं भी हैं, विचार भी है, व्यवहार भी है, ये सभी। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है जब बच्चे खेल समूह में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? पहला कह रहा है प्रतिस्पर्धा, दूसरा कह रहा है सहयोग, तीसरा कह रहा है संघर्ष, चौथा कह रहा है ये सभी। तो देखिए जब बच्चे खेल समूह में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? प्रतिस्पर्धा भी सीखते हैं, सहयोग भी सीखते हैं, संघर्ष भी सीखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4
क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। निम्न में से किस वर्ष में अक्षरों को पहचानने की शुरुआत होती है। अब देखिए पूछ रहा है क्या कि निम्न में से किस वर्ष में अक्षरों की पहचान की शुरुआत हो जाती है। 6 वर्ष का रहा है, 4 वर्ष का रहा है, 3 वर्ष का रहा है, 5 वर्ष का रहा है। तो किस वर्ष में शुरुआत हो जाती है, तो देखिए यह याद रखिएगा कि 3 वर्ष में बच्चे अक्षरों की क्या करने लगते हैं, तो 3 वर्ष में बच्चे अक्षरों की पहचान करने लगते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, शिक्षा को किसी व्यक्ति के जीवन को फिर भरना है के लिए सक्षम बनाना चाहिए। अब देखिए शिक्षा को किसी व्यक्ति के जीवन को किसके लिए सक्षम बनाना चाहिए, बेहतर, संतोषजनक, अधिक, सार्थकता, सभी सार्थक संबंधों के लिए। देखिए अब सभी सार्थक संबंध का मतलब कि ऑप्शन ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन को अपने अंदर क्या कर लिया, तो अपने अंदर शामिल कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, जब एक शिक्षक अधिकारियों द्वारा शासित किया जाता है या अन्य कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उनकी दक्षता निम्न में से कौन सी हो जाती है। अब देखिए क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, कम हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाती है, तो अप्रभावित हो जाती है, तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, सविक्रात्मक शिक्षण एक कक्षा के वातावरण में सकारात्मक अधिगम माहौल को स्थापित करने और लागू करने के लिए शिक्षक के अधिकार को क्या करता है, बढ़ावा नहीं देता है। अब देखिए बढ़ावा देता है, इसके साथ संबंधित नहीं है, इसके लिए आवश्यक नहीं है। ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा है क्या, स्वीकारात्मक शिक्षण एक कक्षा के वातावरण में सकारात्मक अधिगम माहौल को स्थापित करने। अब देखिए जब जो विधि है वो स्वीकार्य जन्य है तो क्या करेगी, तो वह बढ़ावा देगी। अधिगम को क्या करेगी, तो शिक्षक के अधिकार को बढ़ावा देगी, यानी अधिगम को बढ़ावा देगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शोध बताते हैं कि फिर हमको भरना है। अब कोई शब्द देखिए क्या भरना है, अधिगम प्रक्रिया में मजबूत चर है, संभवतः यह क्षमता से भी अधिक महत्वपूर्ण चर है, उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निराशा। तो देखिए शोध बताता है कि अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया में मजबूत चर है, संभवतः यह क्षमता से भी अधिक महत्वपूर्ण चर है। यानी क्या कि अभिप्रेरणा मिलने लगेगी, तो जैसे देखिए क्षमता से मतलब क्या कर रहा है, कभी कभी कोई लोग टूट जाता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, कितने लोग कह रहे हैं केबीएस की भर्ती अब नहीं हो पाएगी, ये अवस्था हो गया ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं तो कोई भी अवस्था मायने नहीं रखती है। बस कार्य करने वाला एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, तो आपके आंतरिक मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों किस पर डिपेंड करता है, तो आंतरिक मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करें, क्या कह रहा है, शोध बताते हैं कि हमारे अधिगम का फिर भरना है, दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से प्राप्त होता है। कितना परसेंट दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से प्राप्त होता है, कह रहे हैं 60%, 85%, 50%, 95%। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि शोध बताते हैं कि हमारे अधिगम का 95% दृश्य और श्रव्य श्रवण अंगों के माध्यम से प्राप्त होता है। श्रवण कह लीजिए या श्रव्य कह लीजिए, श्रव्य मत हाँ श्रव्य या श्रवण। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कितना परसेंट, तो 95%। फिर हम लोग आगे बात करें, विद्यालय का पुस्तकालय निम्न में से कैसा शैक्षिक उपकरण है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, जो विद्यालय में पुस्तकालय होता है शैक्षिक उपकरण कैसा है, निम्न महत्व का, कुछ महत्व का, अधिक महत्वहीन, काफी महत्व का। देखिए सारे ऑप्शन गलत है। क्यों, निम्न महत्व का भी नहीं है, कुछ महत्व का भी नहीं है, बल्कि अधिक महत्व का नहीं लिखा है। हम लोग को पॉजिटिव सुनना है, यानी विद्यालय का जो पुस्तकालय है वो काफी महत्व का है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या, काफी महत्व का। देखिए फिर आगे क्या दिया है,
आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उस स्लॉट या सीमा को दर्शाता है जिसमें किसी व्यक्ति की निपुणता के स्तर को कुछ क्षमता या गुणवत्ता के लिए आंका जाता है। क्या कह रहे हैं? ग्रेड, अंक, ए बी और दोनों और 4। देखिए यह चीज को समझना है, क्वेश्चन को कह रहे गुणवत्ता और उसकी क्षमता को आंका जाता है, मापने की बात नहीं, मतलब ये आंका जाता है कि कौन थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पेपर हो गया तो ये आंका जाता है कि कौन सा थोड़ा सा ठीक ठाक है, यानी कि ग्रेड और अंक दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है छात्रों के समूह की गतिशीलता के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के बारे में सत्य कथन है। अब देखिए छात्रों के बारे में सत्य कथन ढूंढना है। जब छात्र कार्य कर रहे हैं, कोई छात्र और अपरिपक्व होते हैं, ये भी बात ठीक है। छात्र अच्छे या बुरे के बीच भेदभाव करने में असमर्थ होते हैं, ये भी बात सही है। छात्र उत्सुक और संवेदनशील होते हैं, ये भी बात सही है। इनमें से सभी, देखिए कोई भी छात्र जब गतिशील से कार्य करता है तो उसको अपरिपक्व है, सीख मतलब कि उसकी परिपक्वता उतनी भी नहीं है, और अच्छे बुरे के बाद उसको भेदभाव भी उतना क्लियर नहीं है, बल्कि उसका मतलब गतिशील है, यानी अभी सीखना चाह रहा है। छात्र उत्सुक और संवेदनशील होते हैं, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा महादेव जी का नाम ले लेते हैं, हर हर महादेव बोल लेते हैं। आप लोग फिर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, थोड़ा सा जल उल रखे हैं तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इनका साथ रहेगा तो हम लोग कुछ भी कर लेंगे। फिर देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग आराम से पानी वानी पी लीजिए, एक मिनट। एक बार देखना दोस्तों कठिन नहीं है, बस महादेव का आशीर्वाद चाहिए। मान लीजिए, देखिए हम भी एक बार में इसको आप लोग के लिए तैयार ही कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग पानी वानी पीकर खाली हो गए होंगे। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, छात्रों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए। अब देखिए कहाँ की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, सार्वजनिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से। देखिए प्रशंसा चीज ही है ना जो सार्वजनिक रूप से होती है तो ठीक लगती है। क्यों? क्योंकि ये लगता है कि मेरा सबके आगे वो हो रहा है। तो छात्रों की प्रशंसा आप करेंगे तो कब करेंगे? सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य निम्नानुसार माना जाता है। पहला कह रहा है एक नियमित कार्य, कोई विशेष कार्य नहीं, एक अति विशिष्ट कार्य, महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य एक अति विशिष्ट कार्य है, एक नियमित कार्य नहीं, बल्कि क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्या? एक अति विशिष्ट कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी विस्तार में एक विषय के अध्ययन करने को किस रूप में जाना जाता है। अब देखिए किस रूप में जाना जाता है, क्या कह रहा है, किसी विस्तार में एक विषय के अध्ययन करने को किस रूप में जाना जाता है। वितरित अधिगम, संकलित अधिगम, अंतरालित अधिगम, फिर कर इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संकलित अधिगम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? संकलित अधिगम। फिर हम लोग आगे बात करें, क्या कह रहा है, आज शिक्षक और छात्र दोनों को कंप्यूटर संचालित करने की आवश्यकता नहीं है। अब लीजिए, कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए, कंप्यूटर साक्षर हो सकता है, कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए। देखिए बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम लोग एग्जाम में भी कंप्यूटर आने वाला है। कंप्यूटर साक्षर हो सकता है, तो आज के डेट में क्या होना चाहिए? तो आज के डेट में छात्र और शिक्षक को क्या? तो कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए, यानी कुछ तो बेसिक जानना ही चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? कि कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए। देखिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं, कह रहा है समूह और भागीदारी अधिगम कार्यप्रणाली को निम्न में से क्या करना चाहिए। अब देखिए क्या करना चाहिए, कह रहा है क्या? समूह को भी और भागीदारी अधिगम कार्यप्रणाली को निम्न से क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
यहाँ पर दो वर्ड दिया है, क्या? समूह। समूह मतलब अंतःक्रिया, और भागीदारी मतलब सहयोग, यानी इसे क्या करना चाहिए? इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, हतोत्साहित भी गलत है, और नजरअंदाज भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जब शिक्षक से मिलने के लिए बुलाए गए किसी छात्र के अभिभावक माता पिता शिक्षक से मिलने के लिए नहीं आते हैं तो शिक्षक को निम्न में से क्या करनी चाहिए? अब देखिए, मान लीजिए जैसे आप एक टीचर हैं और किसी बच्चे के माता पिता को बुलाए हैं, ठीक, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। शायद वो टाइम ना निकाल पा रहे हो या किसी समस्या में उलझे हो, तो अभिभावक माता पिता को सूचना देनी चाहिए, अभिभावक को मिलने जाना चाहिए, छात्र को दंड देना चाहिए, छात्र को नजरअंदाज करना शुरू कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं मिलने आ रहे हैं तो आप छात्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और छात्र को क्या? तो छात्र को आप दंड भी नहीं दे सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको क्या करना चाहिए? तो एक टीचर होने के नाते आपको अभिभावक से खुद मिलने के लिए टाइम निकालना चाहिए। वो भी कब टाइम निकालना चाहिए? स्कूल के पीरियड के बाद। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। आगे क्या कर रहा है? पर्यटन स्थल की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र एक बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, आप मान लीजिए एक टीचर है, आप बच्चे को ले गए हैं पर्यटन यात्रा पर, कोई गलती कर देता है तो आप क्या करेंगे? उसकी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल से हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप किसी भी स्कूल से हैं, गलती गलती होती है, यह बात मानना है। आगे देखिए, महिला से बहस करेंगे, आप टीचर होने के नाते महिला से बहस नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है? अपने छात्र से माफी मांगने और बुजुर्ग महिला को सॉरी बोलने के लिए कहेंगे। सभी छात्रों को तुरंत घटनास्थल से दूर ले जाएंगे, ये भी गलत बात है। बल्कि आप क्या कहेंगे? अपने छात्र से माफी मंगवाएंगे और बुजुर्ग महिला को सॉरी बोलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर ये 3 सही हो जाएगा इसका उत्तर। आगे फिर हम बात करते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है? छात्रों में परिश्रम की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब देखिए उसे क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों का उदाहरण देना जो परिश्रम करते हैं। शिक्षक को परिश्रम में लिप्त होना चाहिए। परिश्रम के महत्व पर विस्तृत व्याख्यान देना चाहिए। छात्रों को अक्सर परिश्रम करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अब देखिए, छात्रों में परिश्रम का गुण विकसित करना है तो सबसे अच्छा क्या है कि आप स्टूडेंट को एक्टिव कर दे, यानी आप स्टूडेंट को कार्य करने का अवसर दीजिए, परिश्रम वाले। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? छात्रों को अक्सर परिश्रम करने के अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, मतलब क्या? छात्रों को अवसर भी दिया जाए या अक्सर परिश्रम करने के भी अवसर प्रदान कराए जाएं। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न में से किसके लिए करते हैं? कह रहा है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को सचेत बनाने के लिए, छात्रों के समझ स्तर में पढ़ाने के लिए। तो देखिए, कभी भी कोई भी टीचर है अगर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा है तो छात्र को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि क्या? तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। जब शिक्षण रोचक होगा तो छात्र खुद ही प्रभावित हो जाएगा। बात समझिए, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को अपने अंदर रखता है क्या? कि जब आप उसका देखिए, जो चौथा ऑप्शन हम लोग को दिया है क्या? छात्र को समझ स्तर बढ़ाने के लिए। जब देखिए, जब शिक्षण आपका रोचक होगा तो छात्र का समझ ऐसे ही बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे हम लोग बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है। कह रहा है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब देखिए क्या होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना, अच्छे नोट्स लिखवाना, विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना,
छात्रों को चिंतन शक्ति को विकसित करना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना बिल्कुल गलत है, नोट्स लिखना भी बिल्कुल गलत है, विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना, ये बात ठीक है, लेकिन उससे अच्छा क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर देखिए 4 के लेगा छात्रों को चिंतन शक्ति को विकसित करना। जब आप उसके चिंतन शक्ति को विकसित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विषय के प्रति संबंध उसका खुद पर खुद जागृत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 से अच्छा क्या है? ऑप्शन नंबर 4। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिस पर शिक्षण की प्रभावकारिता निर्भर करती है? अब देखिए किस पर निर्भर करती है? विद्यालय की बुनियादी ढांचा, शिक्षक की विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो किस पर निर्भर करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिस पर शिक्षण प्रभावकारिता निर्भर करती है? तो शिक्षक की विषय की समझ। अब शिक्षक को एग्जैक्ट पता है कि उस विषय की जानकारी हमको कैसे और किस प्रकार देना है, तो इससे अच्छा कुछ भी उपाय नहीं है किसको? शिक्षण को प्रभावकारिता यानी प्रभावकारी बनाने के लिए। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्या? शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? अब क्या अर्थ है? गतिविधियों के माध्यम से अधिगम, सशक्त और प्रभावी शिक्षण, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, विषय गतिशील होने चाहिए न कि स्थिर। अब देखिए शिक्षण के लिए गतिशील क्या होना चाहिए? तो देखिए सबसे अच्छा क्या? गतिविधि के माध्यम से अध्ययन, यानी गतिविधियों के यानी एक्टिव आप अधिगम कराएंगे तो सबसे अच्छा होगा। क्या? शिक्षण के लिए सबसे गतिशील दृष्टिकोण से क्या होगा? गतिविधियों के माध्यम से आप क्या कराएंगे? तो गतिविधियों के माध्यम से आप अधिगम कराएंगे। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, कह रहा है क्या? एक शिक्षक को कब सफल माना जाता है? अब देखिए कब सफल माना जाता है? यदि वह छात्रों को विषय ज्ञान प्रदान करता है, यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, यदि वह छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, यदि वह छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने में मदद करता है। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जागरूक बनाना सही बात है, लेकिन इससे भी अच्छा हम लोग के पास ऑप्शन है उत्तीर्ण होने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए यह ऑप्शन सबसे अच्छा है। क्यों? यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, यानी क्या कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और जहां पर जितना बोलना है उतना वह जागरूक कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, बच्चों को सक्रिय कर रहा है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके लिए? एक शिक्षक को कब सफल माना जाता है? कब मानना चाहिए? जब वह विषय वस्तु को मतलब सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए कह रहा है क्या? भारत सरकार ने किस वर्ष में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया था? तो ये सभी कोई जानता है, 2006, 2007, 2008 नहीं बल्कि 2009 में भारत सरकार ने यह क्या मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया था। कब? तो 2009 में। जो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। हम लोग फिर आगे बात करते हैं। और फिर आगे देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, गुणवत्ता शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा को किस वर्ष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा लाया गया? कह रहा है 1990, 1992, 1996, 1998। तो आप याद रखिएगा कब के आया है यह? तो यह 1998 का आया है। फिर आगे आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर क्या कह रहा है, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, जिसे भारत सरकार द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया?
तो 1996 कह रहा है, 1998 कह रहा है, 2001 कह रहा है, 2003 कह रहा है। तो यह 86वां संविधान संशोधन कब का? 2001 में यह जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। कब? 2001 में। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार की विद्यालय योजना में आईसीटी को वर्ष में कंप्यूटर सहायक उपकरण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए शुरू किया गया। तो किस वर्ष में? 2001, 2003, 2004, 2006। तो ये कब आया था? तो ये आया था 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं तो समझना है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हें याद करना ही एकमात्र साधन है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को निम्न में से क्या प्रदान करके उनके अभ्यास को बदलने का अवसर प्रदान करती है? शैक्षणिक सामग्री में सुधार, अधिक प्रभावी शिक्षण और अधिगम विधियां, अधिक संवादात्मक शैक्षणिक सामग्री, इनमें से सभी। तो देखिए कह रहा है विद्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक शिक्षकों को निम्न में से क्या प्रदान करके उनके अभ्यास को बदलने का अवसर देती है? तो शैक्षिक सामग्री में सुधार चाहिए, अधिक प्रभावी शिक्षण विधियां भी चाहिए, अधिक संवादात्मक शैक्षिक सामग्री भी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल है? अब कौन सी? तो कह रहा है भारत सरकार का साक्षरता पोर्टल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अध्ययन कार्यक्रम, अधिगम और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षिक संसाधन, इनमें से सभी। तो देखिए क्या कर रहे हैं, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री, इनमें से सभी ने क्या किया है? भारत सरकार ने भी उसका साक्षरता पोर्टल दिया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अध्ययन कार्य भी, अधिगम और ऑनलाइन शिक्षण भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है विकासशील देशों में आईसीटी निम्न में से कौन से बच्चों के लिए शिक्षा के अनुभव को बढ़ाने की क्षमता रखता है? अब किसे रखता है? ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों में रहने वाले बच्चे को, ठीक है भाई, उसकी तो व्यवस्था करेगा ही। विशेष अधिगम वाले आवश्यकता वाले बच्चों को, उनकी भी व्यवस्था करता है। शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों को, उनकी भी करता है, यानी कि यह सभी के लिए करता है। आईसीटी सबके लिए आई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति किसी कौशल को प्रभावी तरीके से कैसे सीख सकता है? अब देखिए कौशल को सीखना है वो भी इफेक्टिव तरीके से। कैसे? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, अभ्यास करके। तो देखिए कोई भी कार्य करके सीखना सबसे बेस्ट क्या है? करके सीखना बेस्ट है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य किसी व्यक्ति के निम्न में से कौन सा विकास करना है? कह रहा है ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का, बुद्धि का। तो हम लोग जानते हैं इस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ज्ञान के विकास के लिए नहीं है, शरीर के भी विकास के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के विकास के लिए है। क्यों? क्योंकि देखिए जब व्यक्तित्व का विकास दिखने लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि उसके ज्ञान में भी विकास है, मतलब सब चीज में विकास दिखने लगेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, निम्नलिखित में से आप सीखने की सबसे पर्याप्त परिभाषा क्या मानेंगे? कह रहे समस्याओं को सुलझाना, फिर कह रहा है विशिष्ट कौशल का विकास, व्यवहार प्रक्रिया का संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है, निम्न सीखने का सबसे पर्याप्त परिभाषा, तो व्यवहार प्रक्रिया का संशोधन। व्यवहार में परिवर्तन यानी क्या? आप कुछ सीख रहे हैं, गलती कर रहे हैं, वहां पर फिर परिवर्तित करके अच्छे से करने लगते हैं, यानी सीखने का यह सबसे अच्छा तरीका है, यानी व्यवहार प्रक्रिया का संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। क्या कह रहा है, विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, अच्छी तरह से कपड़े पहनने वाला व्यक्ति होना चाहिए, बहुत धैर्य होना चाहिए। तो देखिए कौन सा गुण शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। तो देखिए शिक्षक सबसे ज्यादा धैर्यवान होना चाहिए। शिक्षक के पास जितनी धैर्यता रहेगी उतनी ही अच्छी है। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे आएंगे तो तरह तरह की गलतियां करेंगे और उन लोगों को गलतियों को हम लोग क्या मानना है, तो सीखने का संकेत मानना है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये क्या, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा आप लोग रेस्ट ले लीजिए। अब देखिए केबीएस 2022-23 के लिए हिंदी पीआरटी का भी ऑल प्रीवियस ईयर ऐसे ही एक मैराथन आएगा दोस्तों। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लास्ट में शेयर करना है। उसमें भी 2013, 15, 17 और 18 के जितने क्वेश्चन है सब आपको एक ही जगह पर और कम समय में मिलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आप समझ ले क्वेश्चन कैसे आता है और उन क्वेश्चनों को तैयार कर ले। अब एक मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन लेकर आया जाए, 2 घंटा उस पर समझाया जाए तो ये प्रीवियस ईयर का महत्व खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बस समझिए कि बन कैसे रहा है और उसको तैयार कर लीजिए। बस आपको इतना करना है कि जहां से क्वेश्चन बने उस सेक्टर में जाकर उसको तैयार करना है कि हाँ भाई यहाँ से फिर बन सकते हैं। तो वैसे ही आप लोग को एक हिंदी की भी मैराथन मिलेगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लास्ट में शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे समाज के एक कारक के रूप में विद्यालय का प्राथमिक कार्य क्या होता है। अब देखिए विद्यालय का प्राथमिक कार्य क्या होता है, सामाजिक स्थितियों को बनाए रखना, सामाजिक स्थितियों को बनाए रखना, बच्चों में व्यवसायिक स्तर को पर्याप्त क्षमता का विकास करना, बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना, बच्चों को उनके परिवेश की समझ प्रदान करना। तो देखिए समाज के एक कारक के रूप में क्या करना चाहिए, तो बच्चों को उनके परिवेश में समझ प्रदान करना चाहिए। विद्यालय का प्राथमिक कार्य यही है कि बच्चों को उनके परिवेश की समझ प्रदान करें। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करें। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। अब देखिए विशेषता नहीं है, यहाँ पर नहीं वर्ड को ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि वैधता, विश्वसनीयता, अस्पष्टता, वस्तुनिष्ठता। तो देखिए उपलब्धि क्या नहीं है, तो अस्पष्टता उपलब्धि नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, आपको क्या लगता है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है। अब बताइए क्या है, श्रव्य दृश्य संसाधनों का प्रयोग करना, पाठ को सबसे दिलचस्प बनाना, छात्रों का सहयोग लेना, नियमित रूप से माता पिता से मिलना। तो क्या करना चाहिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए छात्रों का सहयोग लेना। मतलब कि आपको क्या लगता है छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है, छात्रों का सहयोग लेना, यानी छात्रों के अंदर सहयोग की भावना विकसित करना। जैसे आप किसी चीज में बोलते हैं कि ये काम ऐसे किया जाता है, सहयोग से किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी कौन सी उपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। अब बताइए कौन सी उपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। बच्चों को भ्रमण का आनंद लेना चाहिए, लेने दीजिए। बच्चों को निरीक्षण करना चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, बच्चों का कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। बच्चों को अवलोकन करना चाहिए और प्रश्नों को अपनी डायरी में लिखना चाहिए। तो देखिए ये सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन 3 है गलत। क्यों, क्योंकि बच्चे को आप भ्रमण पर ही ले जा रहे हैं और उसको मना कर देंगे कि आप प्रश्न मत पूछिए, तो क्या हो जाएगा, बात सब गड़बड़ हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे कर, एक शिक्षक का समान
समाज में कब किया जाना चाहिए। अब देखिए, एक शिक्षक का सम्मान समाज में कब किया जाना चाहिए, जब वह एक आदर्श जीवन का नेतृत्व करता है, वह अपने कार्य कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है, ये भी सही है। जब वह प्रभावी रूप से शिक्षण में सक्षम हो, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। जब तीनों ऊपर वाले गुण होंगे तो समाज में उसको क्या करना चाहिए, समाज में उसको मतलब समान समाज में मिलना चाहिए उसको। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है। परिवेश होता है, शिक्षक होता है, माता पिता होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, बच्चे पहले किसके पास आएगा, तो पहले माता पिता के पास आएगा, और बना भी माता पिता से है, यानी पहला शिक्षक क्या होंगे, तो माता पिता होंगे। दोस्तों, माता पिता ऐसा वर्ड है ना कि पढ़ने में इतनी वो होता है दोस्तों कि मत पूछो। माने हम लोग बने ही हैं माता पिता से दोस्तों, तो इसीलिए अपने अपने माता पिता यानी माता पिता के आप सम्मान करें और उनका आज्ञा का पालन करें। आइए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। अब कह रहे किस पद्धति का आप उपयोग करेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, हर 6 महीने के बाद मूल्यांकन। तो आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निरंतर मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। देखिए, मूल्यांकन का मतलब आप ग्रेडिंग से मत लगाइए, बल्कि मूल्यांकन का मतलब ये समझिए कि बच्चों के जांच करने के लिए क्या कि कहाँ पर कमी है, कैसे सीख रहे हैं और क्या सिखाना है, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसे एक परियोजना सहायक साधन नहीं माना जाता है। कह रहा है स्लाइड, प्रक्षेपक, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रक्षेपक, पारदर्शिता। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड जो है हम लोग का क्या है, परियोजना सहायक नहीं है। ये सारे मतलब कि परियोजना सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, सामान्य तौर पर शिक्षण योग्यता का अर्थ क्या है। पढ़ने की इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, पढ़ाने की क्षमता रखना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, सामान्य तौर पर शिक्षण योग्यता का अर्थ है क्या, पढ़ाने की क्षमता रखना, यानी पढ़ाने की क्षमता नहीं, शिक्षण के प्रति समर्पण, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऊपर वाले भी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसके सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि शीर्षक दीवा स्वप्न नाम की पुस्तक, मतलब कि जो दीवा स्वप्न नाम की पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, तो पहला ऑप्शन दिया है गिजुभाई बेधाक, काका कालेकर, ताराबेन किशोरीलाल मसरूवाला। तो हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा गिजुभाई बधेका। यानी कि जो दीवा स्वप्न नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो गिजुभाई बधेका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए आ गया एनसीएफ के सवाल। कह रहा है क्या, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है। अब देखिए परिवर्तन कौन सा नहीं है, नहीं ढूंढना है। शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित। अब देखिए, शिक्षार्थी की स्वयंता से शिक्षक का निर्देशन, अधिगम निष्क्रिय से सक्रिय अधिकरण, कक्षा की 4 दीवारों के भीतर अधिगम से व्यापक सामाजिक संदर्भ में अधिगम। ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। लेकिन परिवर्तन नहीं है, तो ये पूछ रहा है क्या, आप बताइए कि एनसीएफ में जो शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हुआ ये गलत है, तो नहीं कहेंगे आप सही है, यानी कि ये हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम लोग का इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फिकिंस डिवाइस दीर्घकालिक अवधारणा के लिए उपयोगी है। अब कह रहा है पूछताछ, भाग लेना, अभ्यास, मूल्यांकन। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर दिया है हम लोग का अभ्यास। ये कोई डिवाइस है, इसके बारे में हमें भी अभी चेक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 3 हो जाएगा, अभ्यास। फिर आगे देखिए निम्नलिखित में क्या दिया है।
निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम स्तर की शिक्षा MLL की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं थी? अब क्या नहीं थी? निम्नलिखित में कौन सी न्यूनतम स्तर की शिक्षा MLL की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं थी? सीखने में महारत, छोटे कदम, व्यक्तिगत मतभेद, सतत और व्यापक। तो इसका उत्तर होगा छोटे कदम, मतलब कि छोटे कदम ML की विशेषता नहीं रही है, बाकी तीनों ऑप्शन उसमें रहा है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या, छोटे कदम, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है क्या, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किन शैक्षणिक सेटिंग से काफ़ी प्रभावित थी? अब क्या कह रहा है, गांधी जी की देखिए प्राकृतिकवादी, आदर्शवादी, व्यवहारिकतावादी, यथार्थवादी। तो गांधी जी की शिक्षा किस पर आधारित थी? तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा आदर्शवादी पर आधारित थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाए क्या, आदर्शवादी। फिर आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है कि बहुस्तरीय शिक्षण की प्रमुख त्रुटि है क्या? यह सीखने वाले पर अधिक जिम्मेदारी डालता है, यह अनुशासनहीनता पैदा कर सकता है, यह व्यक्तिगत रूप से कम ध्यान देने की अनुमति देता है, यह शिक्षकों को निष्क्रिय बनाता है। तो देखिए क्या प्रमुख बहुस्तरीय शिक्षण की प्रमुख त्रुटि है। अब देखिए त्रुटि क्या, ये सीखने वाले पर अधिक जिम्मेदारी डालता है, ठीक है, यह अनुशासनहीनता पैदा कर सकता है, ये भी गलत है, यह व्यक्तिगत रूप से कम ध्यान देने की अनुमति देता है, ये भी गलत है, यह शिक्षकों को निष्क्रिय बनाता है, ये भी गलत है। लेकिन दोस्तों यह क्वेश्चन हमारे समझ से गलत होना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर दिया है आयोग के आंसर की में, तो हम लोग इसी को मान कर चलेंगे, बाकी एक बार इसको देख लेंगे। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए ऑप्शन क्या आगे क्या दिया है, तैयारी सहित शिक्षण के लिए एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के लिए RTI अधिनियम 2009 में प्रति सप्ताह काम करने के घंटों की न्यूनतम संख्या क्या निर्धारित की गई है? अब बताइए प्रति सप्ताह वह कितने घंटे कार्य करेगा? RTI 2009 के अनुसार 40 घंटा, 45 घंटा, 50 घंटा, 55 घंटा। तो हम लोग जानते हैं कि 55 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या है कि वह 45 घंटे कार्य करेगा। कितने घंटे कार्य करेगा? तो वह 45 घंटे कार्य करेगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, RTI अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में और कुछ 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक दिए जाएंगे? 1 कह रहा है, 2 कह रहा है, 3 कह रहा है, 4 कह रहा है। तो क्या होगा, RTI के अनुसार कुल 62 छात्रों को कम से कम 3 शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, प्रारंभ से शिक्षा के लिए एक बहुभाषी दृष्टिकोण मुख्य रूप से निम्न में से किसके बुरे प्रभाव का सामना करने में सहायक है? अब किसके सहायक है? कामचोर संचार कौशल, विद्यालय छोड़ने वाले, अधिगम अक्षमता, किसी छात्र के स्वयं की भाषा को खोना। तो उसके लिए ही सहायक है। किसके लिए सहायक है? तो किसी छात्र का स्वयं की भाषा खोने के लिए सहायक है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे कर रहे पूर्ण ग्रेडिंग में छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के संदर्भ में बिंदु होता है। क्या कह रहा है, पूर्व निर्धारित मानक, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, मानक का निर्धारण ऊपर से नीचे के मामलों के बराबर प्रतिशत को विभाजित करने के लिए आधार पर किया गया जाता है। विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए अव्यवस्थित रूप से चुने गए प्रतिशत के आधार पर निर्धारित मानक। तो देखिए क्वेश्चन ने पूछा है पूर्ण ग्रेडिंग में छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए संदर्भ बिंदु क्या होता है? तो सामान्य संभावना वक्र पर आधारित मानक। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन CCE के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है? स्वच्छता, चित्रकारी, सहकारिता, अनुशासन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सारे चीज़ है, लेकिन चित्रकारी एक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है। क्या? चित्रकारी। आगे आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, आगे कर रहा है आपकी कक्षा में एक छात्र प्रायः कक्षा में साथियों को परेशान करता है, तुम क्या करोगे? मैं,
यही कह कह कर परेशान करता है तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे कक्षा से बाहर करूँगा, उसकी सीट बदलूँगा, उसे चुप रहने के लिए कहूँगा, उसे बुलाऊँगा और कुछ अतिरिक्त काम सौंपूँगा। देखिए सारे बाहर भी नहीं कर सकते, सीट भी बदल नहीं सकते हैं, चुप करने के लिए भी कहूँगा तो चुप नहीं होगा, बल्कि क्या करेंगे उसे कोई काम दे दीजिए, उसमें व्यस्त हो जाएगा तो चुप्पी लगा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन का रहा है शिक्षक का पहला कर्तव्य के प्रेरित है। अब देखिए शिक्षक का पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय, छात्रों, विद्यालय प्रशासन, समुदाय। तो देखिए भाई आप कोई शिक्षक बने हैं तो किसके लिए बने हैं? छात्रों के लिए। तो आपका पहला कर्तव्य क्या है? छात्रों का देखरेख करना। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन का रहा है क्या? परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है? अब देखिए परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है? पर्यावरण निर्माण, मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, परामर्शदाता की भागीदारी, व्यक्तिगत साक्षरता। देखिए अब परामर्श देने वाला ही अपना भागीदारी निभाएगा तो फिर परामर्श का मतलब क्या रह जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 डीएक्टिव है, तो यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या? के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की शुरुआत की जा सकती है। किसके माध्यम से? एक अलग विषय कह रहा है, स्वच्छता के बारे में ज्ञान कर रहा है, शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण कर रहा है और प्रकृति के अध्ययन पर पाठ। तो किसके अनुसार आप यौन शिक्षा को पढ़ा सकते हैं? तो शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण करके, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरे फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा हम लोग को रेस्ट करने की टाइम आ गया। KVS PRT रिजल्ट विद आकाश में आपका स्वागत है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना क्या फिजूल है कद आसमान का। फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब ऊंचा उड़ना हम लोग सोच रही है कि ऊंची उड़ेंगे ही, तो फिर ऊपर क्या देखना है? कद आसमान कितना ऊंचा है। दोस्तों आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आइए हम लोग समय बचाएंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य कम समय में अधिक चीज़ों का कवर करना। और दोस्तों इसी तरह का आप लोग का एक पेडागॉजी मतलब हिंदी का भी सेशन मिलेगा जो KVS पर आधारित होगा। एक अच्छा प्रधानाध्यापक मुख्य रूप से होना चाहिए। अब देखिए क्या होना चाहिए? एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा खिलाड़ी, बच्चों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील, एक अच्छा इंसान। अब देखिए प्रधानाध्यापक स्कूल का बना है तो किसके लिए बना है? तो आप लोग कहेंगे कि बच्चों के लिए बना है। तो बच्चों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होने वाला प्रधानाध्यापक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम आगे बात करें दोस्तों, आगे देखिए क्या दिया है। प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपता और प्रदर्शनों में से किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए? कह रहा है क्या? पढ़ना, लिखना, हस्त गतिविधि, अनुभव, मानसिक कार्य। अब देखिए दोस्तों पढ़ना तो ठीक ही है, लिखना भी ठीक है, लेकिन गलत है। जब हस्त गतिविधि, जब एक्टिव ऑप्शन हम लोग को मिल गया तो हम डीएक्टिव ऑप्शन को कभी भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या कर रहे हैं। घर विद्यालय के संबंधों का मुख्य लक्ष्य है। अब देखिए घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों के बारे में शिक्षकों और माता पिता के बीच एक अच्छी समझ को बढ़ावा देना, गृह कार्य के मामलों को हल करना, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में माता पिता के सहयोग की मांग करना, विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका पहचान। अब देखिए ऑप्शन 4 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, लेकिन देखिए ये तीनों ऑप्शन को ऑप्शन ए अपने अंदर रखता है क्या? बच्चों के बारे में शिक्षकों और माता पिता के बीच एक अच्छी समझ को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि देखिए जब अच्छी समझ बढ़ जाएगा बच्चों के माता पिता और शिक्षकों के बीच में, तो वह गृह कार्य के लिए भी प्रमोट करेगा कि हम कार्य दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा घर पर निगरानी रखिएगा। बच्चों को कहेगा कि बच्चों का सहयोग भी करिएगा, मतलब कि बच्चों के कार्य में। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोग का ये हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन नीचे वाले शामिल हो जाएंगे। तो घर विद्यालय संबंध के बारे में यह क्वेश्चन पूछा है, तो बच्चों के बारे में शिक्षकों और माता पिता के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना।
आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, एक प्रभावी पर्यवेक्षण वह है जो अधिक से अधिक को बढ़ावा देता है। अब किसे बढ़ावा देता है आप बताइए? शिक्षकों के बीच पाबंदी, सामुदायिक संतुष्टि, विद्यार्थियों की प्रगति, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी। तो देखिए एक प्रभावी पर्यवेक्षक कौन होता है? जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की सामग्री मतलब कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाता है वह होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कर है क्या, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम जैसा कि सर अरविंदो द्वारा सुझाया गया था नहीं था। अब नहीं था, क्या नहीं था? मातृभाषा और फ्रांसीसी, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, समान विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, कला और चित्रकारिता। अरविंदो द्वारा शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान को नहीं सुझाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा का अवगुण क्या है? अब देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा का अवगुण क्या है? घृणा और भय का विकास, राजनीतिक एकता, स्वयं के हित की उत्तेजना, सामाजिक आर्थिक विकास। तो देखिए राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा का अवगुण घृणा और भय का विकास। अब देखिए आप राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा का अवगुण यही ना होगा, आप घृणा का विकास करेंगे, भय का विकास करेंगे, तो इससे बड़ा अवगुण क्या हो सकता है? तो हम लोग ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हार्वर्ड के शिक्षण के औपचारिक चरणों का हिस्सा नहीं है? नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तुलना और अमूर्तता, सामान्यीकरण, आकलन और मूल्यांकन। तो आकलन और मूल्यांकन इनका क्या हिस्सा नहीं रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना अब मिलनी। अब क्या हो गई है, मतलब बच्चों को जो विद्यालय में दंड दिया जाता था, मानसिक प्रताड़ना दिया जाता था, अब वो क्या हो गया, आंशिक रूप से निषेध है, पूरी तरह से निषेध है, केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी, गैर सहायता प्राप्त द्वारा पूरी तरह से निजी स्कूलों में अनुमति दी गई है। तो क्या है बच्चों, अब मतलब कि अब बच्चों को दंड देना यह पूरी तरह निषेध हो गया है, यानी अब बंद हो गया है, अब बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी सार्थक होता है जब वे क्या करते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, भावनात्मक रूप से स्थिर है, सक्रिय है, अपनी ताकत से पूरी तरह से अवगत है। तो देखिए बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी सार्थक होता है जब वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है, भावनात्मक रूप से स्थिर है, ठीक है, सक्रिय है, ठीक है, अपनी ताकत से पूरी तरह से अवगत है। देखिए इसमें सक्रिय शब्द भी सही है, लेकिन अपनी ताकत वाला भी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि देखिए अपनी ताकत का मतलब कि वह सक्रिय भी है, हर चीज़ से वो एक्टिव है, उसके पास जो भी एनर्जी है और जिसकी ज़रूरत है तो उसके लिए एक्टिव है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है पड़ोस के विद्यालयों के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। तो देखिए पड़ोस के विद्यालय का विचार भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। अब किसके लिए उपयुक्त नहीं है? विचारों को प्रदान और व्यवस्थित करना, लागत में कमी, निर्माण में आसानी, तत्वों का अनुमान लगाने से बचें। तो देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण विचार को प्रदान और व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आप बहुविकल्पी क्वेश्चन से कोई विचार की भावना विकसित नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 के कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं और कक्षा 3 के सप्ताह में कितने घंटे कार्य करने की सिफारिश की है। तो अब देखिए 1, 2, 3 और 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितने घंटे, तो 2 घंटे की सिफारिश की है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या एक कक्षा में छात्रों को कुछ भी नहीं बताया जाता है लेकिन वर्णित प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे पुस्तकों और आसपास के उपलब्ध सामग्री की सहायता ले सकते हैं। प्रयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेरित किया जाता है, वो पुस्तकों और आसपास के उपलब्ध सामग्री की सहायता के लिए कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजन विधि। तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि का, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ह्यूरिस्टिक विधि। आइए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। कह रहा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 45 के बजाय अनुच्छेद 21(a) के रूप में भी रखा गया। जब अनुच्छेद 45 प्रदान करता है 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा और देखभाल, 0 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, पास नहीं होने वाले बच्चों की शिक्षा का देखभाल। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग इसका उत्तर हो जाएगा क्या, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 45 के बजाय अनुच्छेद 21(a) के रूप में रखा गया है। जब अनुच्छेद 45 प्रदान करता है 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा और देखभाल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, विद्यालयों को सामाजिकरण का केंद्र माना जाता है क्योंकि वे बच्चों को निम्न में से किसमें मदद करते हैं। अब देखिए किसमें मदद करते हैं, नागरिकों के रूप में विकसित होने में, मूल्य और परंपराओं को प्राप्त करने में, समाज में उनकी भूमिका से अवगत होने में, समाज को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करने में। तो देखिए नागरिक के रूप में विकसित करना ये भी सही है, समाज में उसकी भूमिका अवगत करना ये भी सही है, समाज को समझने के लिए ये भी सही है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देखिए सब ऑप्शनों को अपने अंदर रखते हैं क्या, मूल्यों और परंपराओं को प्राप्त करने में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है बच्चों की आदतों में बदलाव लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत सबसे बड़ी क्षमता है। अब देखिए सबसे बड़ी क्षमता कौन से, त्रुटि एवं प्रयास, शास्त्रीय अनुकूलन, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, पुनर्बलन। तो देखिए बच्चों की आदतों में बदलाव लाने के लिए हम लोग का कौन सा, तो शास्त्रीय अनुकूलन, यानी कि अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलन वाला सिद्धांत उचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, प्राथमिक अवस्था के एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को निम्न में से किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। अब बताइए किस पर नहीं होना चाहिए, सामुदायिक जीवन के साथ सामंजस्यपूर्ण संयोजन, बच्चों के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, बच्चों की प्राकृतिक रुचि, योग्यता और क्षमता, मौद्रिक लाभ के लिए बच्चों की क्षमता। तो इस पर संयोजित नहीं होगा, किस पर, मौद्रिक लाभ पर बच्चों की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए उपचारात्मक शिक्षण को निम्न में से किसके परिणामों के आधार पर उचित रूप से संचालित किया जा सकता है। अब देखिए किसके, उपलब्धिक परीक्षण, संचय रिकॉर्ड, नैदानिक परीक्षण, मानदंड। तो किसके लिए किया जाएगा, नैदानिक परीक्षण के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का एक प्रक्षेप्य परीक्षण है। क्या, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, फिर कह रहा है समाजामिति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, बेल की संयोजन सूची। तो क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा व्यक्ति का एक प्रक्षेप परीक्षण है, तो कौन सा, शब्द साहचर्य परीक्षण व्यक्तित्व के परीक्षण है।
यानी ऑप्शन नंबर 3 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है? कौन कह रहा है? कैटल का कल्चर फेयर टेस्ट, कॉर्नल्स कोकस स्केल, भाटिया बैटरी टेस्ट और कोहल का ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट। तो इनमें से कौन सा बुद्धिमत्ता का परीक्षण नहीं है? तो कॉर्नल कोक्स स्केल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। यदि कोडिंग संकेतीकरण निम्न अनुसार की जाती है: ज्ञान ए, अवबोध बी, विश्लेषण डी, अनुप्रयोग सी, संश्लेषण एफ, मूल्यांकन जी, तो संज्ञानात्मक डोमेन में ब्लूम के वर्गीकरण का सही अनुक्रम को पहचान करिए। अब देखिए इनमें से क्या होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर सही होगा। क्या? ए बी सी डी एफ जी। देख लेते हैं इसमें क्या है। ए देखिए क्या है? ज्ञान। फिर बी क्या है? अवबोध। फिर सी क्या है? अनुप्रयोग। फिर डी क्या है? विश्लेषण। फिर एफ संश्लेषण। उसके बाद लास्ट में क्या? मूल्यांकन। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। परिपक्व निम्न में से क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया, अनुभवात्मक प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया। तो हम लोग जानते हैं कि परिपक्वन क्या है? तो विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? विकासात्मक प्रक्रिया। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। शिक्षा का कौन सा दर्शन अनुशासन लागू करता है और बच्चे के हितों के आधार पर सामाजिकरण अनुशासन की वकालत करता है? प्राकृतिकवादी, आदर्शवादी, व्यवहारिकतावाद और यथार्थवाद। तो देखिए शिक्षा का कौन सा दर्शन अनुशासन लागू करता है और बच्चों के हितों का आधार पर सामाजिक अनुशासन की वकालत करता है? तो व्यवहारिकतावाद, यानी व्यवहारिकतावाद, विहरिज्म। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आ गया। लर्निंग विदाउट बर्डन शीर्षक वाली एक समिति की रिपोर्ट को के द्वारा लिखी गई थी? यशपाल कर रहा है, श्री प्रकाश कर रहा है, ताराचंद कर रहा है, मेलकॉम आदि सोदिया कर रहा है। तो देखिए ये भी नहीं होंगे, ताराचंद्र भी नहीं होंगे और श्री प्रकाश भी नहीं होंगे, बल्कि इसका सही उत्तर क्या होगा? यशपाल समिति के द्वारा। क्या? लर्निंग विदाउट बर्डन शीर्षक वाली समिति है। कौन? यशपाल समिति। यही बिना बोझ वाली समिति है। यह कहती है कि बच्चे बस्ता लेकर विद्यालय नहीं जाएंगे। दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए फिर कुछ आया है। KBS PRT रिजल्ट विद आकाश में आपका स्वागत है। दुनिया की खूबसूरती आँखों से नहीं ज्ञान से देखी जा सकती है। वाह वाह! क्या दुनिया को देखना है तो आप आँखों से मत देखिए, बल्कि ज्ञान के नज़रिए से देखिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए तो आप 1 मिनट आराम कर सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग आराम कर लिए होंगे, तो आइए अब हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, KVS 2022-23 पर्यावरण PRT नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न MCQ भाग 1, यानी कि जब आप लोग का हिंदी का मैराथन प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा, उसके बाद पर्यावरण का नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का MCQ श्रृंखला चलेगी दोस्तों। कौन सी क्यू? MCQ श्रृंखला। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? तो आप लोग को चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और लास्ट में शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं
छात्रों को प्रेरित करने के लिए, सीखने को सार्थक बनाने के लिए, शिक्षण पद्धति का पालन करने के लिए, छात्रों के प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए। तो आप बताइए शिक्षण पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीखने को सार्थक बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म शिक्षण वह तकनीक है जिसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? के लिए किया जाता है। कम से कम बच्चों को कक्षा को पढ़ाना, एक अनुकरण स्थिति में शिक्षण, विशिष्ट शिक्षण कौशलों में शिक्षण की तैयारी, कठिन अवधारणाओं को पढ़ाना। तो किसके लिए किया जाता है? विशिष्ट शिक्षण कौशल में शिक्षण की तैयारी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसी भी छात्र की गलत प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। अब देखिए कोई छात्र गलत कर रहा है तो उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इसका सबसे बेस्ट मेथड यानी तरीका क्या है? विषय वस्तु को फिर से विस्तार से समझाइए, छात्रों को यह बताना कि आपका उत्तर गलत है, दूसरे छात्रों से सही उत्तर देने के लिए कहना, समझाना और उत्तर देने का एक और मौका देना। देखिए पहला ऑप्शन क्यों गलत है? विषय वस्तु को फिर से विस्तार से समझाइए, विस्तार से समझाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। छात्रों को यह बताना कि आपका उत्तर गलत है, बताएंगे तो कंट्रोल थोड़ी नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है क्या? दूसरे छात्रों से सही उत्तर देने के लिए कहना, तो जो भाई कंट्रोल नहीं हुआ उसे कैसे कंट्रोल? समझाना और उत्तर देने का एक और मौका देना। जब छात्र गलत प्रक्रिया कर रहा है तो उसे पहले समझाइए, फिर उत्तर देने के लिए उसे मोटिवेट करिए यानी प्रेरित करिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्यीकृत दृश्य या विशेषताएं जो महिलाएं और पुरुषों के पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देखते हैं हम लोग। लैंगिक भूमिका, लैंगिक पहचान, लैंगिक विषमताएं, लैंगिक स्टीरियोटाइप। तो हम लोग जानते हैं क्या होना चाहिए जो महिलाएं और पुरुषों के पास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी लैंगिक स्टीरियोटाइप, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या दिया है? प्रतीकात्मक उत्तेजनाओं के लिए संवेदनात्मक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से किसका परिणाम है? अब बताइए, परिपक्वता, अधिगम, अनुकूलन, संवेदी अनुभूति का बढ़ाना। तो देखिए प्रतीकात्मक उत्तेजनाओं के लिए संवेग प्रतिक्रिया किसका प्रतिरूप है? तो अधिगम का प्रतिरूप है, यानी सीखने का प्रतिरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? अधिगम का प्रतीक है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है? आपके कक्षा 5 के लिए गणित की एक परीक्षा की व्यवस्था की है। आपने कक्षा 5 के लिए गणित की एक परीक्षा की व्यवस्था की है। अधिकांश छात्र इसमें असफल होते हैं। मान लीजिए आप कोई एग्जाम करा रहे हैं, उसमें बहुत छात्र असफल हो गए, आपको एक और परीक्षा का निर्माण और व्यवस्था करनी होगी, और आपके पास एक मतलब कि आप एक और परीक्षा कराएंगे, तो आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? योगात्मक परीक्षा, मैनेस्ट्री परीक्षा, नैदानिक परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा। तो देखिए जब असफल हुए हैं तो आप कौन सी परीक्षा लेंगे? नैदानिक परीक्षा, मतलब कि उन लोगों की गलतियों को आप चेक करेंगे, कहाँ गलती किए हैं और उसका क्या करेंगे आप? तो उसका आप निदान करेंगे। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, न कि 1 होगा और न ही 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? नैदानिक परीक्षा। ठीक है, आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्या? बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना और उन्हें समझाना क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना और उन्हें समझाना क्या कहलाता है? समूह शिक्षण, चिंतनशील शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, पुनः शिक्षण। तो देखिए अधिगम में जो उन लोगों का गैप होता है उसको पहचानना क्या कहलाता है? तो रिमेडियल टीचिंग, यानी उपचारात्मक शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्या? उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन
विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब देखिए कौन वर्णन करता है आनुवंशिकता के प्रभाव का। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे, यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। हम कितनी दूर जाएंगे यह प्रमुख निर्धारक है। यह इस बात का प्रमुख निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि यह आनुवंशिकता यह निर्धारित करती है विकास के परिप्रेक्ष्य में कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, यानी कि जाने की क्षमता को तय करती है। यह क्वेश्चन के माध्यम मतलब कि विकल्प के माध्यम से समझाया गया है। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सामाजिक परिपक्वता सबसे अच्छी विशेषता है कब? मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, व्यक्तिगत समायोजन का एक उच्च स्तर, सामाजिक योग्यता की एक उच्च अवस्था, सामाजिक अवस्था के साथ उन लोगों की जरूरतों और उद्देश्यों के एकीकरण की एक उच्च अवस्था। तो देखिए क्या कह रहा है, सामाजिक परिपक्वता किसके लिए है? तो सामाजिक व्यवस्था के साथ उन लोगों की जरूरतों और उद्देश्यों को एकीकरण की एक उच्च व्यवस्था है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा एक शिक्षक अधिक प्रभावी होगा यदि वह अच्छे निर्देशात्मक संसाधनों का प्रयोग करता है, वह छात्रों को सवाल पूछने में मदद करता है, वह छात्रों को निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है, छात्रों का उच्च अंक प्राप्त करता है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, बात समझ रही है। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, सवाल पूछने में मदद करता है, ये भी गलत है। अच्छे निर्देशात्मक संसाधनों का प्रयोग करता है, ये भी गलत है। एक चीज़ हम लोग का सही है क्या, छात्रों को निपुणता प्रदान करने में मदद करता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है, यह कहना क्या चाह रहा है। देखिए यह ऑप्शन यह दिखाना चाह रहा है कि एक शिक्षक अधिक प्रभावी होगा यदि जब छात्रों को निपुणता का मतलब क्या, वो हर चीज़ में दक्ष हो। मतलब कि जैसी आपको शिक्षण विधि देना है वैसी शिक्षण विधि दीजिए, जैसा आपको टीएलएम देना है मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो वैसा दीजिए, आपको जैसे वातावरण में ले जाना है वैसे वातावरण में रखिए, आपको सब बच्चों का एक साथ मतलब कि समावेशी शिक्षा देना है तो वो दीजिए। अब बच्चा इनका सब दक्षता से प्रयोग करे, यानी कि सटीक मतलब सटीक नहीं, अपने दिमाग से सही प्रयोग कर लेता है जैसी ज़रूरत है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया है, देखिए एक बालक एक पसंदीदा पुस्तक लेता है और कहानी को अक्सर संकेतों के रूप में चित्रों का उपयोग करके पुनः कहता है, किस प्रक्रिया चरण घटक में वो प्रदर्शित करता है। देखिए एक बालक एक पसंदीदा पुस्तक लेता है और कहानी को अक्सर संकेतों के रूप में चित्रों का प्रयोग करके पुनः कहता है, किस प्रक्रिया चरण घटक में वह प्रदर्शित करता है। विवरणात्मक वाक्य विन्यास संबंधी जागरूकता, अनपेक्षित पठन, स्वर विज्ञान संबंधी जागरूकता। तो किसका करता है, तो अनपेक्षित पठन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है छात्रों के बीच सहयोग की मांग, कक्षा का आकार 30 से अधिक, एक साथ विभिन्न ग्रेड के विभिन्न स्तर के छात्रों की सीखने की जरूरतों को संबोधित करना, उचित टीएलएम। तो देखिए बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक साथ विभिन्न ग्रेड के विभिन्न स्तर के छात्रों को सीखने की जरूरतों को संबोधित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब किस रूप में क्या करना चाहिए, स्कूल के पाठ्यक्रम को अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरी सारणी, सभी सामग्रियों का उपयोग विद्यार्थियों की सामग्री अग्रिम गतिविधियों के लिए किया जाता है, स्कूल में आयोजित अनुभव का एक पूरा समूह, शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला कुल योग। देखिए तो कभी भी स्कूल का मतलब कि पाठ्यक्रम किसके लिए, स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा समूह, मतलब कि अनुभव पर यदि एक्टिव हो गया तो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण का एक तरीका नहीं है। अब कौन सा तरीका नहीं है,
ट्यूटोरियल, प्रशिक्षण और अभ्यास सत्र, प्रतिरूपण, डेटा प्रस्तुतिकरण और निष्कर्षण। तो कंप्यूटर पर कौन सा आधारित नहीं है? तो प्रतिरूपण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अब बहुत कम ही रह गया है, ठीक है, तो आप लोग आराम से धैर्यता बनाए रखिए और 5-10 मिनट की बात है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, प्रारंभिक प्राथमिक वर्षों में अर्थात कक्षा 1 से 4 तक गणित सीखने में किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है? अब किसका आवश्यकता है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान, संवर्धन कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम दक्षताओं को पूरा करना, कक्षा विद्यालय में उपस्थित होने के लिए नियमित सुनिश्चित करना। तो देखिए प्रारंभिक प्राथमिक वर्षों में अर्थात कक्षा 1 से 4 तक गणित सीखने में किस प्रकार के प्रयास का? तो अधिगम संबंधित कठिनाइयों का निदान। यह दोस्तों हम लोग का सही उत्तर है क्या? अधिगम संबंधी कठिनाइयों का आप निदान करिए, जो अधिगम में कमियां हैं दूर करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद सीखने लगेगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है? अब देखिए क्या नहीं है, अभिव्यक्ति और साक्षरता से संबंधित मुद्दे, शब्दावली की मात्रा बढ़ाना, भाषा का उपयोग करने और निर्माण की क्षमता, दूसरों के साथ सोचना और संवाद करना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बच्चे की भाषा क्षमता विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है? अब देखिए शब्दावली का बढ़ाना यह चिंता नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति देना ये भी सही बात है। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया है भाषा का प्रयोग, ये भी सही बात है, और दूसरों के साथ सोचना और संवाद करना ये भी सही बात है। मतलब शब्दावली के लिए स्कूल को चिंता नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का उत्तर इसका हो जाएगा। ये फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आईईपी व्यक्तिगत शिक्षा योजना की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित नहीं है? अब देखिए किस पर आधारित नहीं है, शिक्षार्थियों की वर्तमान योग्यता, व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करना, सरकारी शिक्षा रणनीति का उपयोग, क्षमता समूह के आधार पर बच्चों को अलग करना। अब देखिए आईईपी व्यक्तिगत शिक्षा योजना कभी भी बच्चों को आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, समस्या समाधान के माध्यम से शिक्षण में शिक्षक की भूमिका के बारे में क्या कल्पना नहीं की जा सकती है? अब देखिए क्या कल्पना नहीं करना है, समस्या की स्थिति बनाना, समस्या को समझने, परिभाषित करने और बताने में छात्रों की सहायता करना, ये तो सही है। समस्या का समुचित समाधान खोजने में छात्रों की सहायता करना, ये भी सही है। कक्षा में भयमुक्त वातावरण, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या है, गलत है। समस्या की स्थिति आप नहीं बना सकते एक टीचर होकर, मतलब आप समस्या खुद उत्पन्न करेंगे। आपको तो टीचर बनाया गया है किस लिए? समस्या को हल करने के लिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सी सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता नहीं है? फिर नहीं वाला ढूंढना है। तो देखिए वह सामाजिक उपेक्षाओं को अपने प्राथमिक लक्ष्य के अनुरूप बनाता है, वह चिंता और संघर्ष से अपेक्षाकृत मुक्त है, वह भावनात्मक तनाव और सामना करने में नियंत्रण रखने में सक्षम है, दोनों सही है। वह जीवन में हास्य और सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना रखता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्या निम्न में से कौन सा सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो वह सामाजिक उपेक्षाओं को अपने प्राथमिक लक्ष्य के अनुरूप बनाता है, यह बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, शैक्षिक अवसरों के समीकरण में निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण अवरोधक है? शिक्षार्थियों की आर्थिक अवस्थाओं में अंतर, लैंगिक समानताएं, असमानताएं, समान स्कूल प्रणाली, शिक्षक संस्थाओं के मानक में अंतर। तो देखिए शैक्षिक अवसरों के समीकरण में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण अवरोध हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, अवरोध है, मतलब शिक्षार्थियों की आर्थिक अवस्थाओं में अंतर, ये भी अवरोध है। फिर ऑप्शन नंबर बी लैंगिक असमानता है, ये भी अवरोध है। फिर ऑप्शन नंबर डी शिक्षा संस्थानों में मानकों में अंतर, ये भी अंतर है। केवल ऑप्शन सी इसमें सही है, बाकी सब अंतर है, यानी ए बी डी कोई ऑप्शन चाहिए, ए बी डी। देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों देखिए केवीएस पीआरटी पेडागोजी के लिए भी नए पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू आएगा, भाग 1, मतलब भाग 1 से आना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, हिंदी का भी आएगा, एक तो हिंदी का मैराथन आएगा प्रीवियस ईयर का, उसके बाद एमसीक्यू का भाग इसमें भी आएगा दोस्तों। मतलब कि हिंदी को आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसके एमसीक्यू को लगा लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम लोग के महादेव दिख गए हैं, तो हम लोग का पूरा प्रीवियस ईयर दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और दोस्तों जाने से पहले चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए। बस दोस्तों आप लोग से इतना ही सपोर्ट चाहिए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे अब अगले हिंदी के मैराथन में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।